अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। Salam Pakistan, welcome to Chai Toast or Host. I hope that you guys are having a wonderful morning. जुमे का दिन है and you know every time that we talk about the weekend and I'm always like sort of okay weekend आ रहा है, हम chill करेंगे, relax करेंगे. But this weekend कुछ हर किसी की ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं which make you realize certain things. And this weekend I want you all to think about your parents. मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग अपने माँ बाप के बारे में सोचें. बिकॉज़ अगर वो आपके साथ हैं तो आपसे ज़्यादा लकी इंसान कोई दुनिया में है नहीं, और अगर वो आपके साथ नहीं है तो आप उनको याद करें और ये सब सोचें कि वो हमारे लिए क्या क्या करते हैं. और यहाँ पर मैं एक बात पॉइंट आउट करना चाहती हूँ बिकॉज कंसिडरिंग इट्स द वीकेंड, जब वो मेरे ख़्याल में व्हेन वी आर थ्रेटन्ड, हम हर उस चीज़ को ना सॉर्ट ऑफ फॉर ग्रांटेड लेते हैं. ज़िंदगी कुछ ऐसी ही है कि जो चीज़ हमारे पास होती है उसकी कोई ख़ास ज़्यादा बहुत कदर नहीं होती है, और जब वो हमारे पास नहीं रहती है तो तब उसकी कदर आती है. तो मेरे ख़्याल में इसको स्पेशली पर्सनल रिलेशनशिप्स के साथ इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए बिफोर सेइंग थिंग्स, डूइंग थिंग्स. ऐसे एक्शंस नहीं करने चाहिए जो कि आप बाद में आप उसका पछतावा आपको हो. तो एनीवे दैट वाज अ पॉजिटिव हैप्पी थॉट. आई डोंट वांट टू मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं आप लोगों को अपसेट करूं, बट आई थिंक दैट्स समथिंग टू डेफिनेटली थिंक अबाउट. आज का जो हमारा शो है, आज हम बात करेंगे इसी तरह, बिकॉज मैं बात कर रही थी अबाउट होल्डिंग ऑन टू थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ. एंड समटाइम्स हमारे हाथ में नहीं होता, हमारी हाथ से चीज़ें खिंच जाती हैं. कुछ इसी तरह का सिलसिला हुआ था पिछले साल. एक बहुत पाकिस्तान का एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस, नूर मुकद्दम का जो केस था, वेयर नूर मुकद्दम वाज ब्रूटली मर्डर्ड बाय ज़ाहिर जाफ़र लास्ट ईयर. एंड पूरा का पूरा जो मुल्क था वो उछल गया इस वाक़े को लेके, और हर किसी को लगा कि हमारे मुल्क के अंदर जो जस्टिस है वो बहुत स्लो है, और लॉ कीपिंग जो है वो अच्छी नहीं है, और जो भी कातिल होते हैं वो छुप जाते हैं. लोग यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी ख़तरनाक चीज़ें करते हैं, कत्ल कर देते हैं, लोगों की जानें चली जाती हैं, और जो कातिल होता है वो धंधनाता हुआ फिरता है. बट कल नूर मुकद्दम के केस के अंदर ज़ाहिर जाफ़र को डेथ सेंटेंस अवॉर्ड किया गया. तो उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे थोड़ी सी तफसील में. ऑल्सो मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं आपको वीकेंड के लिए थोड़ा लाइट हार्टेड करके हैप्पी करके भेजूँ. सो विल बी डूइंग सम म्यूज़िक एंड स्टफ फॉर यू गाइज एज वेल. बट फ़िलहाल मेरे पास कुछ टॉप स्टोरीज़ हैं, तो पहले उनको डिस्कस करते हैं. पहली जो टॉप स्टोरी है वो बेसिकली पिलग्रिम्स के लिए है, सऊदी अरेबिया से. सऊदी अरेबिया ने पिलग्रिम्स के लिए कुछ नए लॉज जो हैं उनको हाईलाइट किया है, जो कि अब फ़िलहाल से इफ़ेक्ट में चले जाएंगे फॉर ऑल पिलग्रिम्स जो कि एंटर करेंगे. बेसिकली हो ये रहा था कि एनीवन लोग जो थे अपने आजकल हर किसी के पास सेल फ़ोन होता है, और सेल फ़ोन के अंदर से टी पाँच चाहे वो गेम है, ज़रूरी नहीं है कि गाना हो, बट जो भी है, या आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक है, कुछ ना कुछ होता है. बेसिकली आप लोगों की उसकी साउंड आती है, आवाज़ आती है, तो उस आवाज़ को बेसिकली कोई भी किसी भी तरह का म्यूज़िक, उसने लिखा है किसी भी तरह का म्यूज़िक जो है वो पनिशेबल होगा. और अगर आप उस टाइम पर जहाँ पर मस्जिद से अज़ान आ रही होगी या इकामा आ रहा होगा, फ़ाइन जो है वो सऊदी अरेबियन 1000 रियाल का होगा पहली वायलेशन के लिए. दूसरी वायलेशन के लिए 2000 का होगा. इसी के साथ एक नया फ़ाइन जो कि 250 से 500 सऊदी अरेबियन रियाल का है, वो है किसी ने भी अगर शॉर्ट्स पहनकर मस्जिद में दाखिल करने की कोशिश करी. ये सिर्फ मस्जिदों के लिए नहीं, बल्कि बेसिकली
मर्द हजरात के लिए जो कि किसी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर भी एंटर करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा बेसिकली पीसीआर टेस्ट जो हैं कंपलसरी हैं किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में एंटर करने के लिए। 48 घंटे 48 आवर्स पहले लेने हैं, इवन अगर आप वैक्सीनेटेड हैं। 19 वायलेशंस दी गई हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी वायलेशंस हैं तो आप जाकर उनको चेकआउट कर सकते हैं उन लोगों की सऊदी अरेबिया की वेबसाइट के ऊपर, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की वेबसाइट के ऊपर। ये सारी की सारी नई वायलेशंस जो हैं ये शामिल हैं, एटिकेट रिलेटेड हैं ज़्यादातर। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली ख़बर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ जो कि कराची से है। नाउ हमारे शहर के अंदर हर तरह के लोग रहते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं दूसरी विंडो के ऊपर ये एक वीडियो है बेसिकली जो कि वायरल हो गई सोशल मीडिया पे, जहाँ पर एक महंगी गाड़ी के अंदर एक उससे भी महंगा जानवर सफ़र कर रहा था। कोई हज़रत थे जिनका अभी तक आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं हो सकी, जो अपनी पैसेंजर सीट पे एक टाइगर को बिठाकर गाड़ी चला रहे थे। बेसिकली सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और पाकिस्तान का फेडरल लॉ दोनों, सो प्रोविंशियल एंड फेडरल लॉ बोथ स्टेट वेरी क्लियरली कि आप एग्जॉटिक एनिमल्स घर पे एज पेट्स नहीं रख सकते। उनका जो फ़ाइन है सिंध वाइल्ड लाइफ वालों की तरफ से जानिब से वो फ़ाइन 5 लाख का है। अभी तक समझ नहीं आ रही किसी को भी कि ये वीडियो किस इलाके की है। ये तो पता चल गया है कि ये कराची का इलाका है, कोई इलाका है, बट ये कहाँ एग्जैक्टली ये वीडियो किस इलाके से है किसी को पता नहीं है। सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट एक्शन लेने का उन्होंने ऑब्वियसली वाव लिया है, बट किस जानिब वो एक्शन ले सकेंगे और कितना जल्दी ले सकेंगे वो तो ऑब्वियसली जब पता चलेगा कि कहाँ पर एग्जैक्टली और ये कौन इंसान है जिन्होंने ये हरकत करी है, तो ये सिर्फ तब हो सकेगा। अगर आप जानते हैं बाय द वे कि ये कहाँ पर है, ये क्या इलाका है, तो ज़रूर कॉल करके आप लोग बताएं कि मे बी यू कैन हेल्प आउट द सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली ख़बर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ जो कि एंटरटेनमेंट की दुनिया से है। एक बहुत ज़बरदस्त मिस मार्वल सीरीज़ आ रही है विच आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। ये पहली दफ़ा एक सुपर हीरो मार्वल सीरीज़ है जिसके अंदर बेसिकली मुसलमान सुपर हीरो लड़की है। सो वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। इसके अंदर फवाद खान ने तो बोला था कि उनको एक कैरेक्टर मिलेगा, बट अब बातचीत हो रही है, गुफ्तगू हो रही है कि शायद महविश हयात को भी कैरेक्टर मिले फवाद खान के ऑपोजिट, जिसके अंदर बेसिकली फवाद खान और महविश हयात को जो कैरेक्टर मिलेगा वो मिस मार्वल यानी कि जो बेसिकली मेन प्रोटैगनिस्ट हैं उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के, यानी कि परदादा दादी का कैरेक्टर मिलेगा फवाद खान को और महविश हयात को। और प्रॉबली इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन था उसका मंजर दिखाया जाएगा, क्योंकि जो एक्चुअल कॉमिक है उसके अंदर सिर्फ 4 पेजेस के अंदर ग्रैंड पेरेंट्स की एंट्री होती है। बेसिकली इसके अंदर बाय द वे सीरीज़ के अंदर समीना अहमद और निम्रा बुच्चा भी उनको काफ़ी बड़े रोल्स मिलेंगे। हमारी जो यहाँ पे पाकिस्तान की फेमस डायरेक्टर है शर्मीन उबैद चिनॉय, वो भी इस सीरीज़ की एक एपिसोड डायरेक्ट करेंगी। तो काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें हैं क्योंकि बहुत सारी पाकिस्तानी इनपुट जो है पर्टिकुलर सीरीज़ की तरफ जा रही है। मिस मार्वल का किरदार न्यू कमर ईमान मिलानी को मिला है, हु इज़ एन अमेरिकन पाकिस्तानी। वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट शी डज़ विद दिस। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे और एक बहुत संजीदा मौजू के ऊपर बातचीत करेंगे और बताएंगे कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्पेकुलेशन अभी बहुत सारी है, मेरे दिल में कम अज़ कम बहुत सारी है। तो उसको क्लैरिफाई करेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ मेरे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं और बहुत एक क्या कहते हैं कि हमारे मुल्क की हिस्ट्री फॉर्म हो रही है एंड हमारे जो आने वाली नस्लें हैं उनकी जो साइकी है वो इन पर्टिकुलर इवेंट से एक्चुअली शेप हो सकती है। तो उसके ऊपर मैं बातचीत करना चाहती हूँ अपने अगले मेहमान से। चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ।
मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं मुबशर ज़ैदी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और होस्ट हैं ज़रा हटके के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आई एम गुड। आप? हम लोग आज बात करेंगे नूर मुकद्दम के केस के बारे में, जो कि आई वुड लाइक सबसे पहले हमारे नाजरीन के लिए कि आप हमें मोटी मोटी बैकग्राउंड स्टोरी के हुआ क्या और आज हम कहाँ पर खड़े हैं। देखिए, ये जब कत्ल हुआ 20 जुलाई को इस्लामाबाद के एक अपस्केल लोकेलिटी F7 में जी। और जब ये केस सामने आया तो इतना खौफनाक था क्योंकि जब पिक्चर्स इनिशियल आई, जब ज़ाहिर जाफ़र जिनको सज़ाए मौत अब कोर्ट ने दी है, उनके हाथ बंधे हुए थे और ये पता लगा कि उन्होंने किसी लड़की को गला काट के मार दिया है और उनकी गर्दन जो है वो भी काट दी है, कलम कर दी है। और वो जो है ये कैसे हुआ, तो ज़ाहिर है उसी रात ये शुरू हो गया, पुलिस वहाँ पहुँच गई। तो नेक्स्ट डे से मीडिया के ऊपर उस रात से ही सोशल मीडिया के ऊपर सबसे पहले ये चीज़ चली कि इतना खौफनाक के वाक़या हुआ। फिर नेक्स्ट डे से मीडिया ने भी उसको टेकअप करना शुरू हुआ। जब पुलिस वहाँ पहुँची तो पता ये लगा कि जो ज़ाहिर जाफ़र है, जो उस वक्त अलेज किलर था और अब क्योंकि अदालत ने कन्विक्ट कर दिया, वो जो है जाफ़र ब्रदर्स के एक वन ऑफ द जो उनके भाई हैं ज़ाकिर जाफ़र, उनका साहबज़ादा है और बहुत ही पाकिस्तान की एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली, एक रिच फैमिली से था। तो लोगों को ये लगा कि शायद जो है इस मुकदमे में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस यूज़ होगा फैमिली का, जो कि आई एम श्योर हुआ, जो कि हुआ भी। और जो बीच में जो आया कि वहाँ पर बजाय पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए पेरेंट्स ने एक थेरेपी वर्क्स नामी एक जो फर्म है उसको इंगेज किया। उनके लोग वहाँ पहुँचे, फिर ज़ाकिर जाफ़र ने उनके भी एक एम्प्लॉई को स्टैप किया। ये सारी चीज़ें हुई। तो इनिशियली जब ये ख़बर आई तो ये लगा कि मे बी वो इंटॉक्सिकेटेड था या वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्रग था। तो उसके बाद फिर जर्नलिस्ट ने उस चीज़ को एक्सप्लोर करना शुरू किया कि ये हुआ क्यों। तो पता ये लगा कि जो नूर मुकद्दम है वो एक पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर हैं, शौकत मुकद्दम साहब, उनकी साहबजादी है। वो वहाँ कैसे आई उस वक्त तक कुछ नहीं पता था। बहरहाल ये ज़रूर पता था कि वो गायब हो गई थी और उनके पेरेंट्स उनको ट्रेस कर रहे थे, मगर वो नहीं मिल रही थी। और उनके किसी दोस्त से फिर ज़ाहिर जाफ़र को भी फ़ोन करके, क्योंकि उनका कोई ताल्लुक़ था, आपस में एक दूसरे को जानते थे, तो ये इस तरह से ये केस सामने आया। जब फिर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता ये लगा कि न सिर्फ ये कत्ल बहुत बेईमाना तरीके से हुआ है, शी वाज ब्रूटली मर्डर्ड, मगर उसके पेरेंट्स ने मुबैना तौर पर, ख़ुसूसन उनके फादर ने एक कोशिश ज़रूर की कि थेरेपी वर्क्स वालों को वहाँ भेज के उस बॉडी को वहाँ से रिमूव कर दिया जाए, ताकि इस सारी चीज़ को किसी तरह कवर अप किया जाए। ये डिफेंस का, ये प्रोसिक्यूशन का मौक़िफ़ था जो उन्होंने अदालत में भी बाद में पेश किया। जब ये ट्रायल शुरू हुआ तकरीबन 1 माह बाद और इवेंचुअली अक्टूबर में जाकर के इंडाइटमेंट हुई। ड्यूरिंग दैट ट्रायल जो है एक अटैम्प्ट ये भी हुई कि किसी तरीके से ज़ाहिर जाफ़र को मेंटली अनस्टेबल करार दे दिया जाए। और उसने हरकतें भी ऐसी शुरू कर दी कि बिल्कुल वो पुलिस के कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तो आपने पिक्चर्स देखी होंगी कि कभी उसे कुर्सी पे बांध के लेके आ रहे हैं, कभी वो स्ट्रेचर पे आ रहा है, वो अदालत में शाउट कर रहा था। तो उससे ये ख़दशा भी पैदा हुआ कि एक दानिस्ता कोशिश की जा रही है कि इसको मेंटली अनफिट डिक्लेयर करके सज़ाए मौत से बचा लें और अदालत को ये कन्विंस किया जाए कि क्योंकि वो मेंटली अनस्टेबल है तो लिहाजा जो कुछ उसने किया उस वक्त उसकी जहनी हालत ठीक नहीं थी। तो ये सारी की सारी जो कोशिशें थी, आई मीन और किस तरह प्रोसिक्यूशन ने उनको डील किया एंड अक्यूज्ड नहीं सॉरी कन्विक्टेड मुजरिम के डिफेंस ने उसको किस तरह हैंडल किया और क्या क्या स्टेप्स हुए, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। मगर इस छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट।
तो ये था नूर मुकद्दम का केस का एक छोटा सा पैकेज। आई एम श्योर कि यू गाइस आर ऑल अप टू स्पीड कि क्या क्या इवेंट्स अकर किए कि यहाँ पर हम पहुँचे। कल एक बहुत बड़ा दिन था। हमारे साथ मुबशर ज़ैदी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ज़रा हटके के होस्ट भी हैं। कल एक बहुत बड़ा दिन था। आई थिंक कि मुझे पर्सनली जब भी, और मैं ये दुख के साथ बात कहती हूँ, कोई मुझे इसमें फ़ख्र नहीं महसूस होता, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ कानून बहुत स्लो है और बहुत अंधा है। कहते हैं कि कानून अंधा नहीं होता है, बट मुझे लगता है कि इट्स टू स्लो। बट कल आई एम सरप्राइज कि जुलाई 20 से एक इवेंट अकर किया पिछले साल, और आज हम फरवरी की 24 तारीख विद इन लेस देन अ ईयर, 7 months to be exact, 7 months and 3 days। तो ये बहुत एक अच्छी बात हुई, और ट्रायल शुरू भी खैर 1 महीने बाद हुआ, तो इट वाज एक्चुअली अराउंड 5 months के ये केस जो है उसका डिसीजन आया। और उसमें इस्लामाबाद पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया कि तमाम जो उन्होंने साइंटिफिक वेव के ऊपर, बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज को अक्सर अदालतें अभी तक जो है वो एज एविडेंस नहीं मानती, तो उन्होंने वो सीसीटीवी फुटेजेस और बाकी सारे जो सबूत इकट्ठे किए जिस तरीके से, तो हैट्स ऑफ टू देम। फॉर अ कॉमनर लाइक यू एंड मी, शायद एक ओपन एंड शट केस था, एक कत्ल हो गया, लेकिन जब हम अदालत में जाते हैं तो हमें प्रूव भी करना होता है। ज़ाहिर है उसमें आपको वेपन की रिकवरी भी चाहिए और फिंगरप्रिंट्स भी चाहिए, और अगर फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते हैं, फिर यह है कि ज़ाहिर जाफ़र का फ़ोन जो है वो अभी तक नहीं खुला। उनके पेरेंट्स के फ़ोन की CDR जो है वो कॉल डेटा रिकॉर्ड तो मिल गया, लेकिन वो सिर्फ ये बताता है कि आपने मुझे कॉल की है या मैंने आपको कॉल की है या आपको कोई मैसेज किया है। बातचीत क्या हुई है वो नहीं आता कि अनलेस मैं या आप में से कोई वो चीज़ रिकॉर्ड कर रहा हो, या ये है कि आपका फ़ोन टेप हो रहा हो। दोनों सूरतों में इस केस में वो नहीं था। इसी वजह से वालिदैन जो हैं, ख़ुसूसन वालिद, उनको छोड़ दिया गया सिर्फ इस बिना के ऊपर कि ठीक है वो कॉल ज़रूर कर रहे होंगे, लेकिन उससे ये साबित नहीं हो पा रहा कि उन्होंने इस क्राइम सीन को या कि वो इस सारी साजिश का या कत्ल का पार्ट थे, या उन्होंने बाद में जो है इस अबैटमेंट के तौर पे इस क्राइम सीन को इस क्राइम को छुपाने की कोशिश की। और वो क्योंकि कराची में थे दोनों, माँ वालदा और वालिद, तो इस वजह से भी उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट मिल गया। बहुत से लोग ये पूछ रहे होते हैं अभी भी कि वालिदैन कैसे छूट गए, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने ये स्टेटमेंट दी थी कि कम से कम उनके फादर ने जो है फ़ोन करके कहा था कि उनको इल्म था कत्ल का, और ये है कि उन्होंने थेरेपी वर्क्स वालों को कहा कि लाश को वहाँ से मूव कर दें ताकि ज़ाहिर जाफ़र जो है वो बच सके। मगर ये चीज़ प्रूफ सिर्फ इस वजह से नहीं हो सकी कि कोई ऐसी फ़ोन रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं थी जिसमें ये सब कुछ कहा गया हो। अच्छा, मुझे ये बताइए मुबशर कि क्या ज़ाहिर जाफ़र की डिफेंस ने कोई टॉक स्क्रीन, क्योंकि इनिशियली ऐसे लग रहा था कि वो वाकई में किसी सब्सटेंस के नशे के इन्फ्लुएंस में हैं, तो क्या उन्होंने कोई टॉक स्क्रीन पेश करने की कोशिश करी या अटेम्प्ट किया? उन्होंने अटेम्प्ट ये ज़रूर किया कि ज़ाहिर जाफ़र को मेंटली अनस्टेबल डिक्लेयर किया जाए। ड्रग्स की जहाँ तक बात है, वो क्योंकि नूर मुकद्दम का भी पोस्टमार्टम हुआ, उसमें भी कोई टॉक्सिकोलॉजी या कोई ड्रग्स की उनके रिपोर्ट नहीं थी। सिमिलरली जब इसका भी मेडिकल किया गया तो उसके अंदर भी ऐसा कुछ नहीं था, तो उसकी डिफेंस में सिर्फ ये रह गया था कि उसको मेंटली अनफिट करार दे दिया जाए, जो कि डिफेंस ने कोशिश की, मगर सबको पता था ये एक स्मोक स्क्रीन है, ये एक जो है बचाने की एक कोशिश है। और जज साहब ने अपने फैसले में लिखा कि ये ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि जज ने ड्यूरिंग ट्रायल ही एक बोर्ड बना दिया मेडिकल, जिसने एग्ज़ामिन किया ज़ाहिर जाफ़र को, और उसने करार दिया कि नहीं, ये जो है बिल्कुल ठीक है, मेडिकली भी और मेंटली भी। तो लिहाजा वो चीज़ वहीं पे ख़त्म हो गई। मगर हमें जो शौकत मुकद्दम साहब हैं, जिस तरह से फैमिली लेकर के चली है इस केस को, उनको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। बड़ा मुश्किल होता है आपकी फैमिली में अगर कोई ऐसी डेथ हो जाए। और कल मैं उन्हें सुन रहा था, उन्होंने कहा कि नूर की रूह को सुकून आ गया होगा। आई एम श्योर कि फैमिली का हौसला जो है
वो वाकई में सराहना चाहिए उस बात को। बट खैर किसी को भी इस तरह की ट्रायल नहीं फेस करना चाहिए, किसी भी माँ बाप पे। आई वुड नॉट विश इट टू माई वर्स्ट एनिमी। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इस बातचीत को और डिस्कस करेंगे, इस केस को कहीं ना जाएगा। देखते रहिए चाय टोस्ट होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं मुबशर ज़ैदी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और होस्ट हैं ज़रा हटके के। हम लोग बातचीत कर रहे हैं एक ऐसे मौजू पे जो कि पोटेंशली हमारे मुल्क की हिस्ट्री को शेप कर रहा है, इवेंट्स दैट आर अकरिंग एज वी स्पीक राइट नाउ। नूर मुकद्दम एक केस था, एक बहुत ब्रूटल मर्डर था जिसकी कल जजमेंट जो है वो पास की गई। ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत और 2 और उसके अलावा 3 रेप के काउंट पे उसे 25 साल कैद हुई है और जो इलीगल कन्फाइनमेंट या एब्डक्शन के ऊपर यानी उसने अगवा के ऊपर 10 साल हुई है, तो 35 साल उसे कैद हुई है और सज़ाए मौत होगी। लेकिन सज़ाए मौत बीइंग द हार्शेस्ट तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी। सही। मुझे ये बताएं कि आप इस केस को बहुत सारा सोशल मीडिया पे बहुत अटेंशन मिली, प्रोटेस्ट स्टेज हुए अक्रॉस द कंट्री, कम से कम सारे बड़े शहरों में। आपके ख़्याल में कितना बड़ा हाथ था इस केस को एक टाइमली फैशन में होने का? क्योंकि नूर की मतलब तो टी शर्ट्स तक छप गए थे। इनफैक्ट आई ऑल्सो हैव अ टी शर्ट विद नूर्स फेस ऑन इट। आपके ख्याल में डिड दैट हेल्प? देखिए, इट डिड हेल्प और इस तरह के केसेस में यही चीज़ आजकल हेल्प कर रही है। वरना जो एक आम तासुर था कि केसेस वुड लिंगर ऑन फॉर ईयर्स, जैसे आपने भी कहा कि 10-10 साल लग जाते हैं केस। यहाँ पर ये होता है कि अगर सोशल मीडिया पर कोई फुटेज आ जाए या उसको फिर मेन स्ट्रीम मीडिया कैरी कर ले, तो उससे एक दबाव ज़रूर पड़ता है अथॉरिटीज़ के ऊपर, विच मीन्स पुलिस, प्रोसिक्यूशन, के वो उस चीज़ को जल्द करें, जल्द उस पर उसकी तफ्तीश करें और लोगों को, क्योंकि जब ये कत्ल हुआ तो बहुत ज़्यादा आउटरेज हुई, पूरे आपने मुल्क में देखा, लोगों ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया, तो उससे एक प्रेशर बिल्डअप हुआ पुलिस के ऊपर और इदारों के ऊपर कि हमने इस केस को जल्द से जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। उसी लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये हिदायत दी थी इस कोर्ट को, जिसने फ़ैसला दिया कि आपने 2 महीने के अंदर इस केस का फ़ैसला करना है, बिकॉज़ इतना ज़्यादा सोसाइटी का प्रेशर था। और मैं ये कहूँगा कि कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनकी फुटेज जो है सोशल मीडिया या मीडिया के ऊपर आ जाती है। जिनकी नहीं आती उनके कोई वाली वारिस नहीं होता, या फॉर दैट मैटर मेन पाकिस्तान के बड़े शहरों को छोड़ के अगर यही वाक़या किसी गांव में हुआ हो तो शायद कुछ भी ना होता और जो है एक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता, जैसे कंदील बलोच के। बिल्कुल बिल्कुल, कंदील बलोच का जो उसके रिहा कर दिया उसके कातिल को, भाई को, वो बहुत एक हार्ट ब्रेकिंग चीज़ थी। हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा। देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ मुबशर ज़ैदी बैठे हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बातचीत हो रही है एक बहुत संजीदा टॉपिक के ऊपर, नूर मुकद्दम का मर्डर केस, जिसके अंदर कल एक फाइनल जजमेंट हुई और फांसी की सज़ा दी गई उसके मेन अक्यूज़्ड को, जिसके वजह से बहुत सारी लोगों ने कहा कि हमारा इत्तबार वापस से जुडिशल सिस्टम के ऊपर बहाल हुआ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अभी तक उन स्केप्टिकल लोगों में से हूँ जो कि ये सोच रहा है कि फांसी तो की सज़ा तो दे दी, कागज़ पे तो आ गई बात, मगर ये सेशन कोर्ट में हुआ,
फांसी कब तक होगी, क्या अपील दायर की जाएगी ज़ाहिर जाफ़र के लॉयर्स के इन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अब देखेंगे कब तक? उसमें देखें एक ये होता है कि जब एडिशनल जज सज़ा सुनाता है तो वो उसकी जो अपना जजमेंट है वो हाई कोर्ट भेजता है फॉर कंफर्मेशन। तो हाई कोर्ट अगर उसे कंफर्म कर देती है, प्रोसेस विल टेक मे बी अ मंथ और सो। ठीक है। तो उसके बाद हाई कोर्ट की जगह देन दे हैव टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। इसकी अपील अगर करेंगे भी, और लाजमी ज़ाहिर है करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट उसको कितने अरसे में उसको डिसाइड करता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट भी अपहोल्ड कर लेता है ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला, तो फिर सदर के पास रहम की अपील फ़ाइल होती है। और जब रहम की अपील फ़ाइल होती है तो फिर सदर जो है अगर उसको रिजेक्ट करते हैं तो उसके 7 दिन के अंदर फिर उस पर अमल दरामद होता है। वी आर होपिंग कि शायद 6 महीने से साल के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, प्रोवाइडेड अगर मीडिया की अटेंशन रही। क्योंकि आपने कंदील बलोच की हमने बात की, उसके केस पे देखे कितना मीडिया फोकस था, और जैसे ही मीडिया फोकस हटा तो वो केस लिंगर ऑन किया। 6 साल बाद उसका फ़ैसला आया, और फिर इवेंचुअली हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने उसके कातिल को, जो उसका अपना भाई था, इस बिना पर बरी कर दिया कि वालदा ने उसको माफ़ कर दिया है। तो ये जो माफ़ी वाली बात है, हालांकि आप जब कंदील बलोच का मर्डर हुआ था उसके बाद ऑनर किलिंग्स के ऊपर पूरा एक कानून आया था, बिल्कुल, और उसके बावजूद ये हो गया। तो मेरे ख्याल में मीडिया को, जब तक फोकस मीडिया का रहेगा तो ये केस जो है तेज़ी के साथ प्रोसेस होगा। जिस रोज़ मीडिया ने इसको ख़त्म किया फिर या फॉलो नहीं किया अपील प्रोसेस को, और उस पर रिपोर्टिंग नहीं की, तो आप देखेंगे कि लिंगर ऑन होना शुरू हो जाएगा। और अगेन मैं ये कहता हूँ, स्केप्टिकल आप भी हैं, मैं भी हूँ, कि जितनी रिच वो फैमिली है, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लॉयर हायर करेंगे जो कि वो जा कर के एडजर्नमेंट्स भी लेगा कि मैं अभी नहीं आ सकता, अभी पेश नहीं हो सकता, बीमार हूँ, और एक महीने बहाने बेसिकली टू लिंगर ऑन। तो ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में हैं, लेकिन जितना इस केस के ऊपर फोकस आया है, उम्मीद यही है कि अदालतें जो है जल्द से जल्द इसके ऊपर फ़ैसले देंगी अपील के ऊपर, और इवेंचुअली उसको फांसी होगी। क्योंकि जितना और जितना हमने लोगों के अंदर देखा इस केस को लेकर के, उस गुस्से को हमने जो है ना ख़त्म नहीं होने देना। क्योंकि इस तरह के मगर मुबशर बहुत सारे केसेस हैं, मतलब ये नूर का भी केस है, जतोई केस है, अभी कंदील बलोच का आपने जिक्र किया। आपके ख़्याल में किस तरह इन सारी चीज़ों को हम लोग एक नॉर्मल इंसान, सिविलियन होते हुए क्या कर सकते हैं अपने दायरे में रह के? देखिए, ऐसे केसेस से हमें ये ज़रूर पहली बात जो आपने की कि हमारे जुडिशल सिस्टम के ऊपर कुछ ना कुछ लोगों का एतमाद रेस्टोर हुआ है, तो हम लोगों के लिए ये ज़रूर है कि हम आवाज़ उठाते रहें। लकीली आपके पास सोशल मीडिया के फॉर्म में एक ऐसा ज़रिया मौजूद है, शायद जो हमारा ट्रेडिशनल मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स को फोकस करता है, जो माशरे की हमारी बुराइयां हैं उसके ऊपर कम नज़र जाती है, क्योंकि उसमें शायद रेटिंग इतनी नहीं आती या आपको जो है उसमें चीखने चिल्लाने वाले लोग नहीं मिलते। लेकिन इवेंचुअली अगर आप पूरी दुनिया के किसी भी मीडिया को देखें तो वो फोकस करते हैं ह्यूमन स्टोरीज़ के ऊपर, ह्यूमन इमोशंस के ऊपर, ह्यूमन मिजरीज़ के ऊपर। तो ये चीज़ हमारे मीडिया को भी सीखनी होगी कि ठीक है, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन अगर नवाज़ शरीफ ने 2 साल बाद आना है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं आज प्रोग्राम करूं कि नवाज़ शरीफ कब आएगा। मैं इस पे प्रोग्राम कर सकता हूं कि इस तरह के जो केसेस हैं वो उनमें डिले ना हो, उनमें स्पीडी जस्टिस हो। मॉडल कोर्ट्स अदालत उज़्मा ने ख़ुद बनाई हैं जिनका ये है कि 30 दिन में उनका फ़ैसला, 3 महीने में वो फ़ैसला करेंगे कत्ल का। फिर ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत दी थी एडिशनल जज को कि आपने 2 महीने के अंदर फ़ैसला करना है, फिर भी 4.5 महीने लग गए। तो ये इस चीज़ को हमें कम करना है। जब तक आप स्पीडी जस्टिस की तरफ नहीं जाएंगे, मिसालें नहीं बनेंगी,
तो लोगों का निज़ाम के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो शैटर्ड रहेगा। थैंक यू सो मच मुबशर, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई होप कि जिस तरह आपने कहा कि स्पीडी जस्टिस जो है वो हमारे मुल्क में प्रिवेल कर सके, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को तब्दील होने की माशरतन, एक माशरी उस लेवल पे। नाज़रीन, मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मैं यहाँ पे बैठी हूँ अपने अगले मेहमानों के साथ। मैं आपसे उनका तारुफ कराना चाहती हूँ, तो चलते हैं स्टार फनकार की तरफ। मेरे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं साउंड्स ऑफ कोलाची से बहुत सारे ज़बरदस्त सुपर टैलेंटेड लोग। एहसन बारी हैं, बैंड लीड हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं फ्रॉम साउंड्स ऑफ कोलाची। हमारे साथ पारस मसरूर हैं, वोकलिस्ट भी हैं, रैपर भी हैं, और हमारे साथ काजी आदिल अहमद हैं जो कि प्रोड्यूसर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब लोग सही हैं? बिल्कुल ज़बरदस्त, थैंक यू। ज़बरदस्त। आप लोगों ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म के हिट्स दिए हैं आपके बैंड ने। अभी आप लोगों ने एक नया गाना ड्रॉप किया है एहसन, जो कि जिसका नाम है जाग कराची जी। गाने के बारे में कुछ बताएं। गाना उसी सारी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है जिससे हम गुजरते हैं कराची में रहते हुए, है ना। शहर बहुत बड़ा है, शहर बहुत कुछ दे रहा है, शहर को कोई कुछ नहीं दे रहा, इंक्लूडिंग जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे, उनके बारे में भी है इस गाने में बात। और ऑफ कोर्स बाकी सारे जो जिम्मेदारान हैं उनके बारे में तो हम बात करते ही हैं। तो उस सारी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है जिससे हम रोज़ाना जब घर से निकलते हैं, कराची, आप घर से निकलने तक, अपनी वर्क प्लेस तक जाने तक, आपको सारा जो है वो यू गो थ्रू अ पेन। यस, और आप मतलब वो इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है कि आई थिंक इंसान जो है वो आधा से ज़्यादा आपका थकन जो है वो रिज़ल्ट है not just commutes only but things you see in the commute। पारस, आपके साथ इस तरह के कोई पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं लिविंग? हाँ, हर उस इंसान के साथ हैं जो कराची में पला बड़ा है और उसकी एजुकेशन से लेकर सारी चीज़ें यहीं हुई हैं। तो मैं बचपन से यहीं पर हूँ और हमने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं कराची में, और हड़तालें देखी हैं हमने, और दहशतगर्दी भी देखी हमने, जो बाय द टाइम अब अल्लाह का शुक्र है कम हो गई है। और उसके अलावा एजुकेशन के बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, और मतलब यू नेम इट, पानी का सबसे बड़ा मसला है हमारे पास। तो वो सारे मसले, एजुकेशन का सबसे बड़ा मसला, और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सारी चीज़ें हैं, तो उन सारी चीज़ों की फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर शुरू से एक थी। तो अब एक क्रिएटिव इंसान होने के नाते आप ज़ाहिर है कुछ लिख ही सकते हैं या कुछ उस पर ड्रामा बना सकते हैं। तो मैं एक्टर हूँ, तो हम लोग थिएटर करते रहे हैं, तो अल्टीमेटली रैप और म्यूज़िक की तरफ इसलिए भी मैं आया क्योंकि एहसन बारी और मैं, हम बहुत पुराने साथी हैं। हम 15 साल पुराने दोस्त हैं। हमने साथ में नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया। ये म्यूज़िक में ग्रेजुएट हुए, मैं थिएटर आर्ट्स में हुआ। तो हमने अपना कैरियर एक साथ ही स्टार्ट किया और हमने कोलैबोरेट किया शुरू में भी। तो बाय द टाइम हम मिलते रहे तो हम सोचते थे हम और कुछ करें। तो ही केम अप विद एन आइडिया कि हम कराची के लिए कुछ करें, बिकॉज साउंड्स ऑफ कोलाची भी है, तो हम कराची की आवाज़ हैं, रिप्रेजेंट करते हैं यूथ को। और इसी तरह ये गाना जो है ये फॉर्मुलेट हुआ। गाने का आइडिया फॉर्मुलेशन से लेके एग्जीक्यूशन तक कैसे हुआ, उस जर्नी पे भी चलेंगे और बातचीत और करेंगे फर्दर इन लोगों के साथ, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। जाग कराची, जाग फ्रॉम साउंड्स ऑफ कोलाची। मेरे साथ साउंड्स ऑफ कोलाची से बैठे हुए हैं एहसन, पारस और
काजी मुझे ये बताएं कि ये गाना कहाँ पर पिक्चराइज हुआ, कहाँ पर रिकॉर्ड किया? हम लोगों ने बेसिकली इसकी जो वीडियो शूट करी है वो कराची के ही एक इलाके इब्राहिम हैदरी में करी है इसकी शूट। और इसकी जितनी भी रिकॉर्डिंग्स और जितनी भी तैयारियां, जितना भी लिखत पढ़त हुई है जो कि एहसन और पारस ने करी है, वो साउंड ऑफ कराची स्टूडियो, एहसन बारी स्टूडियो जो है वहीं पे हम लोगों ने इसको कंप्लीट गाना किया है। मिक्स एंड मास्टर इसका जो बनाया है वो बिलाल ब्रोही हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, डीजे हैं और प्रोड्यूसर हैं। मिक्स एंड मास्टर बिलाल ब्रोही ने किया इसको। ज़बरदस्त। ऐसे मुझे बताएं कि यू नो आई लव द पावरफुल लिरिक्स बिहाइंड द सॉन्ग कि हम लोग रहते सीव्यू के पास हैं, पानी पानी नज़र आता है, पीने को, नहाने को, धोने को बर्तन एक कतरा नहीं नसीब होता। और सारे कराची का ये हाल है। मतलब ये नहीं कह सकते कि आप अब किसी पॉश इलाके में रहते हैं तो आपका बड़ा पानी आ रहा है, हर तरफ यही। पॉश इलाकों में तो और नहीं है पानी, और नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है दोस्त। तो मुझे बताएं कि इसके अंदर आई मीन पानी मैंने सुना कि यू नो जो हो रहा है, बाकी का छोटा छोटे सतह पर जो क्राइम होता है, क्या वो फ्रस्ट्रेशंस आपने सारी की सारी गाने में डाल दी? हाँ, क्योंकि देखें हम जब बचपन में कराची हमने जो देखा वैसा नहीं था, बड़ा खूबसूरत था, क्लीन था। अच्छा, मैं कराची की रहने वाली नहीं हूँ तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ हैं वाकई में सीरियसली कराची ऐसा नहीं था, बड़ा सही था कराची, ठीक है ना, साफ सुथरा था, दरख्त थे कराची के अंदर। जो हमारा कराची में बचपन ग्राउंड्स थे, प्ले ग्राउंड्स थे, हम जाके खेलते थे। अभी प्ले ग्राउंड्स नहीं है, वहाँ पर चाइना कटिंग है, ठीक है, सारा ग्रीन बेल्ट ख़त्म हो गया है। सो जिसको जैसे मौका मिला है उसने जो है वो कराची को बर्बाद किया है, और उससे भी ज़्यादा ज़िम्मेदार कराची के अपने शहरी हैं। दुनिया में कोई शहर ऐसा नहीं है जो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं जी देखिए स्टेट आके साफ़ करेगी, मोहल्ले को तो अपने जो है ना वो लोग साफ़ रखते हैं, तो हम वो भी नहीं करते। इनफैक्ट अब तो ये हाल है कि कोई बंदा पान थूक रहा होगा, अगर आप उसको बोलेंगे ना जाके कि यार तुम क्या कर रहे हो, तो बोलेगा तैनू की, हाँ बाप की, तू कौन है, मुल्क साडा। तो उस चक्कर में जो है वो सभी इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। मुझे बताएं पारस के आप ऑब्वियसली रैप करते हैं, रैप के अंदर आई फील लाइक कि बहुत सारी जो फ्रस्ट्रेशन होती है तेज़ी से निकल जाती है। मैं जब भी रैपर से मिलती हूँ, क्या ये वजह है आपका रैप को चुनना? देखिए, मैं बुनियादी तौर पे मैं रैपर नहीं हूँ, मैं अदाकार हूँ, और रैप एक एक्सप्रेशन का ज़रिया है मेरे लिए कि बिकॉज़ मैं शायरी करता हूँ, मैं लिरिसिस्ट हूँ, ये आप कह सकते हैं। तो मैं चाहता था कि अपनी उस बात को कहूँ तो मुझे मीडियम चाहिए था, तो एक तरह से मंजूम है ये, और मैंने इसको तहतुल लफ्ज़ में पढ़ा है जो कि रैप के फॉर्म में कुदरती तौर पे आ गया। आई इम्प्रोवाइज्ड बेसिकली। इन्होंने मुझे जो आइडिया दिया कि भाई इस तरह का गाना बनाना है और ये इस तरह का ट्रैक है, कुछ है, तो एक मोमेंट का बोला इधर आओ, खड़े हुए मैं, और मैं माइक पे आया और मैंने बस इम्प्रोवाइज़ किया। तो जब मैंने इम्प्रोवाइज़ किया तो पहली ही टेक में वो एक रैप की सूरत में वो चीज़ सामने आ गई। तो इन्होंने कहा बस यही होगा। और दूसरी बात यह है कि ऑलरेडी जो चीज़ों से हम गुजरते जा रहे थे, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा मसला है कराची में ख़ास तौर पे, और ख़ास तौर पे जब आप किसी गवर्नमेंट की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए बहुत हर्डल्स हैं। आप चाहे मास्टर्स किया हुआ हो, आपने PhD किया हुआ हो, आपकी अगर सोर्स नहीं है, अगर आपके पास आप रिश्वत नहीं देंगे तो आपको नौकरी भी नहीं मिलेगी। मैं क्वालिफाई करता था बहुत सारी जॉब्स के लिए, मैंने अप्लाई भी किया, लेकिन मेरे पास कोई सोर्स नहीं थी, मेरे पास कोई मामलात नहीं थे, तो मैं नहीं कर पाया। और फिर उस सिस्टम के अंदर जाना जहाँ पे रिश्वतखोरी चल रही हो, तो आपने रिश्वत दी और आपने जॉब ली, और फिर वो जितने आपने दिए हैं फिर वो पूरा वसूल करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो वो एक ऐसा एक सिस्टम है जिससे हम बहुत तंग आ चुके हैं। और फिर नाअहली जो है ना इधर बहुत ज़्यादा है। किसी एक इदारे में अगर कोई नाअहल आ जाता है ना सर पे, तो वो अपनी नाअहलों की टीम बनाता है ताकि उससे कोई सवाल ना कर सके। अगर कोई काबिल आ गया तो वो सवाल करेगा। तो उसकी ही फ्रस्ट्रेशन में मैंने ये, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं इस चीज़ के डसे हुए, हम भी थे, तो मैंने कहा चलो अब हम भी थोड़ा सा डस लेते हैं ना, तो हम रैप कर देते हैं। मैंने देखा है कि आपने मतलब सारे के सारे इश्यूज को बहुत कॉम्प्रहेंसिवली टैकल किया। इट इज़ अमेजिंग। अगर आप लोग बुरा ना माने तो आप ज़रा लाइव भी टैकल कर दें। दोबारा शुरू करेंगे, सबसे वहाँ से शुरू करते हैं ना, नाहल से भी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम चले हम लोग एक काम करते हैं, हक में हम ये लोग डिसाइड करते हैं कि कहाँ से इन्होंने शुरू करना है। हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे और आप लोगों को इंशाल्लाह गाना सुनाएंगे। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर हो।
देखे हैं कुछ ना अहल, बड़े मनसब पे फैलाएं जहल और करें पहल जहालत में, करें इस्तेहसाल जलालत में उन लोगों का जो काबिल हैं, हुनरमंद हैं, शामिल हैं, कामिल हैं। गुमनाम सही बेनाम नहीं तेरे महल के वो दरबान नहीं, जो सहम के तेरी आदत से खबासत से डर जाएं, नौकरी छोड़ें और घर जाएं, ना बताएं किसी और को तेरी हरकतें, चल हट परे मेरा दिल करे, तेरी बैंड में बजा दूं, तेरी दुनिया में रहने वालों के नाम बता दूं, अच्छे लोगों की जान बचा लूं, उलझे रस्तों को संवारूं, बिगड़े बच्चों को सुधारूं, हटा दूं पर्दा, करूं पहल। Wow. So this rap part, yeah. Zabardast. And the rest of the song goes something like... The chorus goes like, हमरा हक पे निकल पड़े हैं बस यूं ही, मर भी गए तो गम नहीं कोई, अब टूटेगा बुत ये झूठे सभी खुदाओं का, पैरों तले दे के जमीन, हमरा हक पे निकल पड़े हैं बस यूं ही, मर भी गए तो गम नहीं कोई। जबरदस्त, that was fabulous. I mean I'm sure कि जितने भी कराची वाले उनका खून जो है वो जोश मारेगा ये गाना सुन के। अल्लाह करे, हम तो चाहते हैं। I hope और कोई genuinely हम सब लोग आपस में कुछ तो अपने आप को ही तब्दील कर लें। मुल्क तो शायद ना कर पाए, कराची ना, हम ये मोहल्ला ही कर लें। ये गाना जो है एक तरह से बड़ी मूवमेंट का स्टार्ट है, हम आगे बड़ी एक मूवमेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, क्लीन कराची। तो उस पर हम अभी राइट नाउ वी आर वर्किंग विद इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट बॉडीज और उसमें रेंजर्स के भी लोग हमारे साथ शामिल हैं। नेक्स्ट मंथ से हम शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। आई होप दैट यू गाइस कैन क्लीन कराची, वी कुड यूज अ लिटिल बिट ऑफ क्लीनिंग इन द सिटी। हां, जहन की सफाई पहले जरूरी है, वो कर लें थोड़ी सी तो फिर रास्ते भी साफ कर लेंगे। सब कुछ ही भाई दोस्त, बस सब बहुत सारी सफाई की ज़रूरत है। मुझे बताएं कि कोई और गाना है जो कि हम सुन सकते हैं आप लोगों से? बिल्कुल, साउंड्स ऑफ कराची का ओरिजिनल सॉन्ग है अल्लाह ही देगा, जबरदस्त, हम सुनाना चाहेंगे। ये बेसिकली आप लोगों की फर्स्ट एल्बम का सॉन्ग है ना? जी जी, ये बिल्कुल हमारी फर्स्ट इल्हाम एल्बम, एब्सोल्युटली। सुना था अल्लाह ही देगा, मौला ही देगा, तो मांगा भी तुझसे, झोंका भी तेरे आगे मैं, ना फैलाया हाथ कहीं। सुना था अल्लाह ही देगा, मौला ही देगा, तो मांगा भी तुझसे, झोंका भी तेरे आगे मैं, ना फैलाया हाथ कहीं। अब ये जग कहे है तू है अकेला, तेरा ना ही कोई, अब ये जग कहे है तू है अकेला, तेरा ना ही कोई, क्या ये सच है मेरा भरी दुनिया में कोई वाली नहीं, क्या ये सच है मेरा भरी दुनिया में कोई वाली नहीं। अब जो दिल कहेगा वही सुनूंगा, वही करूंगा, क्योंकि पता है यहाँ पे रहता है यार मेरे तू। सुना था अल्लाह ही देगा, मौला ही देगा, तो मांगा भी तुझसे, झोंका भी तेरे आगे मैं, ना फैलाया हाथ कहीं। जबरदस्त, थैंक यू सो मच, दैट वाज लवली। और आप सब लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। आई रियली होप कि जो आप करना चाह रहे हैं अपने म्यूज़िक के थ्रू, आप लोग उसके अंदर super duper ultra successful inshallah, and I hope I know that you're trying to do something positive for the
माशरे के लिए आप कुछ करना चाह रहे हैं, तब्दीली लाना चाह रहे हैं, आई होप आप उसके अंदर कामयाब हों। तो थैंक यू फॉर द एफर्ट एंड थैंक यू फॉर ट्राइंग टू डू दिस। इसी के साथ नाज़रीन मेरे पास टाइम का अख्ताम हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को आज का शो अच्छा लगा होगा एंड आई होप कि यू नो दीज पीपल केम, उससे पहले मुबशिर के साथ भी बातचीत हो रही थी। आई होप कि वी कैन ब्रिंग अ चेंज। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सब लोग यू नो जिस तरह अभी पारस ने भी कहा था कि मुल्क तो साफ़ कर ही लेंगे बट यहाँ पर भी अपने आप को थोड़ा सा सफाई की ज़रूरत है। तो दैट्स अ रियली गुड थॉट टू रैप अप द वीक विद। कोशिश करें कि कुछ अच्छा करें इस वीकेंड किसी और के लिए। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए मंडे तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।